नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जर्नलिज्म के प्रोफेशन की। हम बात करेंगे पत्रकारिता के उसूलों की। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जर्नलिज्म को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, आप एक अच्छे न्यूज़ एंकर, न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप अखबार में काम करना चाहते हैं, न्यूज़ एजेंसी में काम करना चाहते हैं, या फिर न्यूज़ चैनल में एज ए न्यूज़ एंकर आप अपना भविष्य तलाश रहे हैं, पत्रकारिता के किसी भी आयाम में, पत्रकारिता के किसी भी मंच पर एज ए जर्नलिस्ट आप जुड़ना चाहते हैं, तो इन उसूलों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्रकारिता को दुनिया याद रखे, अगर आप चाहते हैं कि आपको आदर्श मानकर भविष्य में पत्रकारिता के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई शुरू करें, तो इन उसूलों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन उसूलों को ध्यान में नहीं रखते हैं, अगर आप पत्रकारिता करते हुए इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए आप पत्रकारिता नहीं कर रहे। आप उन आदर्शों से समझौता कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज पत्रकारों ने हमारे लिए स्थापित किए। जी हां, आज इस वीडियो में उन मानक पे, उन आदर्शों पे, उन स्टैंडर्ड्स पे हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे पूर्वज पत्रकारों ने, हमारे से पहले के जो पत्रकारों की पीढ़ी रही, उन्होंने स्थापित किए। उन पे आज हम बात करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पत्रकारिता के आदर्शों की बात करने से पहले हम हिंदुस्तान में पत्रकारिता के इतिहास पर एक नजर डालना चाहेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस जर्नलिज्म की, यानी आजादी के लिए हिंदुस्तान में जो मिशनरी जर्नलिज्म हुई, उस पर एक नजर हम डालेंगे। आप जानते हैं, महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक जी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी अपनी लेखनी से, अपनी पत्रकारिता से इस देश को एकीकृत किया, इंटीग्रेट किया और युवाओं को प्रेरित किया आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने की। और ये वक्त वो था जब पत्रकारिता करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अंग्रेज चप्पे चप्पे पर नजर रखते थे। समाचार पत्रों को निकालना, लेख लिखना बहुत मुश्किल काम था। आज आप देख रहे हैं कि कितना आसान काम है पत्रकारिता करना, इतने संसाधन है, लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं ऐसी पत्रकारिता आज हो पा रही है जो प्री इंडिपेंडेंस काल में हुई। तो आज अगर आप जर्नलिज्म के प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को पढ़िए जिन्होंने ऐसे वक्त में पत्रकारिता की जब पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल था, हालात बहुत प्रतिकूल थे। तो वो पत्रकारिता थी जब लोगों ने यातनाएं सही, जेलों में गए और अलग अलग कष्ट सहे, लेकिन पत्रकारिता लगातार जारी रखी। जेल में जाकर भी वो लोग पत्रकारिता करते रहे। तो अगर आप उन लोगों को पढ़ेंगे, उनकी पत्रकारिता को देखेंगे, और उसके बाद केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ते हम सब हैं, हम सब ने पत्रकारिता का इतिहास पढ़ा है, लेकिन उन लोगों के इतिहास को पढ़ने के बाद, उनके काम पढ़ने के बाद, उनके आदर्शों को जानने के बाद, उनको अपने अंदर इंटरलाइज करेंगे, उनका आत्मसात करेंगे, और फिर अगर हम जर्नलिज्म के प्रोफेशन में जाएंगे तो शायद हम अच्छी पत्रकारिता कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आदर्श है, उसूल है, दैट इज ट्रूथ, यानी सत्य। अगर आप अच्छे पत्रकार हैं या अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं, तो आपको ट्रूथ के पीछे जाना है, सत्य के पीछे जाना है। और जो सत्य मिलेगा, जो ट्रूथ मिलेगा, वो ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं मिलेगा, वो स्टूडियो में बैठ के नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा और तथ्य आपको खंगालने पड़ेंगे। अनेक जो पहले स्टिंग ऑपरेशन हुए, घोटालों का पर्दाफाश हुआ, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की गई, आज भी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो अगर आप भी उनके जैसे पत्रकार बनना चाहते हैं, तो आपको सच्चाई के पीछे जाना है। अदरवाइज आप लोगों को भ्रमित करते रहेंगे, उनको इल्यूजन में आप रखेंगे। अगर आप स्टूडियो में बैठ के सिर्फ एक ट्वीट का एनालिसिस करेंगे, या आप किसी ने कोई बयान दिया, भड़काऊ बयान दिया, उसको चार आप एक्सपर्ट लेके अपने स्टूडियो में एक्सपर्ट की तरह बात करते रहेंगे, तो आप घटना की सच्चाई तक नहीं जा पाएंगे। और आप अगर सच्चाई तक नहीं जा पा रहे, तो आप सोसाइटी में एक फेक ओपिनियन बनाएंगे। इसलिए अगर आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो आप सच्चाई की तह तक जाइए, फिर वो सच क्या कुछ भी निकल करके आए, चाहे वो किसी ताकतवर आदमी के खिलाफ हो, चाहे उसकी सच्चाई को उजागर करता हो। अगर आप समाचार पत्र में काम कर रहे हैं, न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं, तो वहाँ अलग अलग प्रेस रिलीज आते हैं, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से भी प्रेस रिलीज आते हैं, लेकिन प्रेस रिलीज के पीछे असली खबर होती है। प्रेस रिलीज की जो आखिरी लाइन होती है, वहां से पत्रकारिता शुरू होती है। तो आप उस प्रेस रिलीज को भी देखिए, लेकिन उसके पीछे की खबर के पीछे जाने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि आम आदमी वहां तक नहीं जा सकता। आप पत्रकार हैं, आपके पास संसाधन है, आपके पास एक सोच है, बस जरूरत है उस सच्चाई को सामने लेकर के आने की। देन अगर आप अच्छे पत्रकार हैं, तो आपके कंटेंट में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। आज आप देखेंगे हिंदुस्तान का जो मीडिया है, चाहे वो दिल्ली का नेशनल मीडिया है, वहां पे आपको दिल्ली या उसके आसपास की घटनाओं की खबरें ज्यादा देखने को मिलती हैं। आपको स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, क्राइम, इस तरह की खबरें ज्यादा देखने को मिलती हैं। हिंदुस्तान जिसकी आबादी 70% से ज्यादा लगभग गांव में रहती है, रूरल जो बैकग्राउंड है, जो गांव की कहानियां हैं, जो गांव का
एक तरह से हुनर है या जगहों के मुद्दे हैं, वो आपको टेलीविजन पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हमारी है, लेकिन कितनी ही डिबेट टेलीविजन में आप एग्रीकल्चर पर देखते हैं, कितने ही आर्टिकल, कितने ही न्यूज एनालिसिस आप एग्रीकल्चर पर देखते हैं। इतना बड़ा यूथ हमारे पास है, 65-70% के करीब हमारी पॉपुलेशन का यूथ है, लेकिन कितने युवाओं के मुद्दे आपको टेलीविजन या न्यूज़पेपर में दिखते हैं? सिर्फ पॉलिटिक्स, कोई बयान, भड़काऊ बयान, उस पर डिबेट होती है, चर्चा होती है। तो अगर आप डाइवर्सिटी अपने कंटेंट में नहीं लेकर के आएंगे और सिर्फ 3-4 मुद्दों को छुएंगे, तो आप असली पत्रकारिता नहीं कर रहे। हिंदुस्तान सिर्फ दिल्ली या इसके आसपास नहीं है। हिंदुस्तान नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ये सब से मिलके हिंदुस्तान बनता है। तो अगर आप हर जगह के मुद्दे नहीं उठा रहे, पूरे देश को आप कवर नहीं कर रहे, उस देश में हर पर्सपेक्टिव से अगर आप घटनाएं कवर नहीं कर रहे, तो आप सही पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपके कंटेंट में डाइवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है। इस मानक को अगर आप मानते हैं तो आप अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर आप पत्रकार हैं, अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो सिस्टम में आपके लिए डर होगा। बिकॉज सिस्टम को पता होगा, व्यवस्था को पता होगा कि अगर उसने कुछ गलत किया तो उसको एक्सपोज कर दिया जाएगा। तो अगर आप पत्रकार हैं, प्रेस में काम कर रहे हैं, तो आपका एक डर होना चाहिए। लेकिन वो डर कौन सा होना चाहिए? एक रिस्पेक्ट वाला डर, कि सोसाइटी को ये पता होना चाहिए कि अगर हम कुछ गलत करेंगे, चाहे वो कुछ इंडिविजुअल है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर से है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर है, कोई भी किसी पद पर वो है, अगर उसको ये डर रहेगा कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो प्रेस मुझे एक्सपोज कर देगा, और एक्सपोज होने के बाद पूरी दुनिया को मेरे इस कुकृत्य का या गलत काम का पता लग जाएगा, तो वो शायद गलत काम ना करे। लेकिन प्रेस अगर उन काम को छुपाने लग जाए, प्रेस अगर ताकतवर आदमी, सिस्टम, सरकार या व्यवस्था की गलत चीजों को छुपाने लग जाए, उनको सामने ना लेकर के आए, तो वो गलत काम करने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ेगी। और वो गलत काम किस तरह के होते हैं? वो गलत काम होते हैं करप्शन के, वो गलत काम होते हैं लोगों के हकों को छीनने के। तो अगर सिस्टम के दिमाग से प्रेस का डर निकल जाता है, फियर निकल जाता है, तो अल्टीमेटली इसमें जनता का नुकसान होता है। इसलिए प्रेस का सिस्टम में डर होना जरूरी है, लेकिन वो डर एक अच्छे वाला डर होना चाहिए। जैसे एक बाप का बेटे में डर होता है, उसका दुश्मन नहीं होता है, लेकिन वो एक सम्मान का डर होता है, और वो अपने पापा की बात मानता है, और इस हिसाब से वो आदर्शों का अनुकरण करता है, और एक अच्छी फैमिली बनती है। तो वो प्रेस का डर सिस्टम में, इंडिविजुअल पे और एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करे कोई भी एक आदमी, उसमें व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रेस वाले ये कर देंगे, प्रेस वाले एक्सपोज कर देंगे, ये होना बहुत जरूरी है। तो ये प्रेस तभी बना पाएगी जब वो ऑनेस्टी के साथ जर्नलिज्म करेगी, और आप फैक्ट्स बेस पे, और आप ये देखेंगे कि मैंने पत्रकारिता करनी है, मैंने ऑब्जेक्टिव रहना है, और मैंने हर उस मामले को उजागर करना है जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है, चाहे फिर वो नुकसान करने वाला कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर से ही कोई तगड़ा बंदा क्यों ना हो। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपको पब्लिक रिलेशंस या प्रोपगेंडा का टूल नहीं बनना है। आप देखते हैं कई बार जो पत्रकारिता है, समाचार चैनल हैं, समाचार पत्र हैं, वो राजनीतिक दलों के जनसंपर्क का टूल बन के रह जाते हैं, एक साधन बन के रह जाते हैं, या राजनीतिक दलों का जो प्रोपगेंडा है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसके पीछे हो सकता है मार्केट फोर्सेस की ताकत हो कि वहां से एडवर्टीजमेंट मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए, पत्रकारिता जो है वो आज भी एक मिशन है। वो मिशन से प्रोफेशन जरूर बन चुका है, और प्रोफेशन बनने में कोई गलत नहीं है, लेकिन वो बिजनेस नहीं बनना चाहिए। और बिजनेस भी है तो बिजनेस के भी कुछ एथिक्स होते हैं। तो इसलिए आप अपने मूल्यों को ताक पे रख कर आप किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति विशेष के आप पब्लिक रिलेशंस या प्रोपगेंडा के लिए टूल मत बनिए। बिकॉज आपकी जो फर्स्ट ड्यूटी है वो है सोसाइटी के प्रति, आपकी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ जवाबदेही हैं। आप एक तरह से समाज के प्रतिनिधि हैं। आप किसी का प्रोपगेंडा या पब्लिक रिलेशंस करने की बजाय समाज की तरफ से सवाल पूछिए सिस्टम से। आप समाज की जो अलग अलग समस्याएं हैं उनसे जुड़े सिस्टम से सवाल पूछिए, आप उससे मजबूत होंगे। और यकीन मानिए, आप अगर मजबूत हैं तो आम आदमी अपने आप मजबूत होगा। तो इसलिए जनसंपर्क करने के लिए सिस्टम के पास बहुत सी चीजें होती हैं। अगर आप जनसंपर्क करेंगे तो पत्रकारिता कौन करेगा? देन आज आप देखते हैं, खासकर इलेक्शन के दौर में पेड न्यूज बहुत ज्यादा प्रकाशित होती हैं, प्रसारित होती हैं। पेड न्यूज का सीधा सा मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति पैसे दे करके अपनी खबर को बढ़ा चढ़ा के पेश करवाता है, उसको ब्रॉडकास्ट करवाता है, अच्छी प्लेसमेंट दिलवाता है, तो इसको पेड न्यूज कहा जाता है। और पेड न्यूज से एक फेक ओपिनियन तैयार होती है। जैसे इलेक्शन के टाइम में आप एक पेड न्यूज देते हैं और किसी कैंडिडेट के पक्ष में एक माहौल बनाते हैं कि फला कैंडिडेट इतने हजार वोटों से जीत रहा है। तो आम आदमी जो है, जो लेमैन है, वो समझ नहीं पाता ये कि न्यूज है या एक एडिटोरियल है या एक पेड न्यूज है। तो कहीं ना कहीं पैसे दे करके उस न्यूज को ज्यादा एक तरह से
उसकी प्लेसमेंट अच्छी करवाई जाती है और उसको उभार के ज्यादा लगाया जाता है और इससे पब्लिक ओपिनियन प्रभावित होती है। लेकिन मीडिया को अपने एथिक्स को फॉलो करते हुए ऐसी खबरों को बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए और पेड न्यूज को बिल्कुल नो कर देना चाहिए। आजकल कई समाचार पत्र हालांकि अच्छे हैं जो कि पेड न्यूज को लेके कैंपेन चलाते हैं कि हमारे यहाँ कोई पेड न्यूज प्रकाशित नहीं होती है, और अगर आपको लगता है ऐसा तो आप हमें शिकायत कीजिए। देन पेड न्यूज के साथ ही फेक न्यूज, यानी जब कोई घटना वास्तव में हुई ना हो या वो जिस रूप में प्रसारित की जा रही है, प्रकाशित की जा रही है वैसे ना हुई हो, उसको ऐसे प्रसारित करना फेक न्यूज कहलाता है। यानी जिसकी कोई पुष्टि नहीं होती, जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं होते, सिर्फ किसी को डिफेम करने के मकसद से या लोगों के ध्यान को भटकाने के मकसद से फेक न्यूज प्रसारित की जाती है। अक्सर आपको सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोज या इस तरह की फेक न्यूज मिलती हैं, लेकिन कई मौके ऐसे भी आए हैं जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने, जब मुख्य धारा के मीडिया ने, मुख्य समाचार पत्र या समाचार चैनल ने भी फेक न्यूज को आगे बढ़ाया है। अगर आप फेक न्यूज को आगे बढ़ा रहे हैं तो यकीन मानिए आप अच्छी पत्रकारिता नहीं कर रहे और भविष्य में कोई आपको याद नहीं करेगा। एक समय आता है जब सब चीजों का विश्लेषण होता है कि किसने अच्छा काम किया, किसने बुरा काम किया। तो आप अगर अपने पूर्वज पत्रकारों को अपना आदर्श मानते हैं तो इस तरह की पत्रकारिता से बचिए। देन वॉचडॉग जर्नलिज्म। जी हाँ, जर्नलिज्म जो है वो एक तरह से वॉचडॉग का काम करता है, मॉनिटरिंग का काम करता है सिस्टम के लिए। यानी आपका काम निगरानी रखने का है। आप केवल एक तरह से एक इंडिविजुअल की नहीं, सोसाइटी की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की आप एक निगरानी रखते हैं। और आप निगरानी इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी कॉमन मैन के लिए, सोसाइटी के लिए कहीं भी कोई अहित नहीं होना चाहिए। और अगर आप वॉचडॉग की तरह काम करेंगे तो सब अलर्ट रहते हैं और गलत काम करने से बचते हैं। और वॉचडॉग जर्नलिज्म के जरिए आप बहुत से चेंजेस सोसाइटी में लेकर के आ सकते हैं, रेवोल्यूशन लेकर के आ सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे वॉचडॉग की तरह काम करते हैं एक जर्नलिस्ट होते हुए, तो कॉमन मैन या सोसाइटी का अहित कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर से है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है या कोई गवर्नमेंट या कोई भी सिस्टम है, वो उसका बुरा कभी तक नहीं कर सकता। तो आपको एक निगरानी रखनी है कि जहां भी कुछ गलत हुआ उस चीज को आप एक्सपोज कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसी मॉनिटरिंग आप करते हैं, तो सच में आप अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत कर रहे हैं। देन अगर आप अच्छे पत्रकार हैं तो जेन्युइन क्वेश्चंस खड़े करने सीखिए, यानी सही सवाल उठाना सीखिए। आज देश में बहुत से मुद्दे हैं और केवल भारत में नहीं, हर देश में वहां के अलग अलग वर्ग के कुछ मुद्दे होते हैं। महिलाओं के अलग मुद्दे हैं, युवाओं के अलग मुद्दे हैं, चाहे अच्छी एजुकेशन का है, अच्छी हेल्थ का है या रोजगार का है या महिलाओं की सेफ्टी के हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा रहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा सिर्फ कुछ एक मुद्दे हैं जो कि हमेशा सिस्टम में छाए रहते हैं। और सवाल भी पूछे जाते हैं तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन रेज करने की मैं बात कर रहा हूं, जो बिल्कुल ही जिसका आम आदमी से कोई संबंध नहीं होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया कई बार उस तरह के अभियान को चलाता है, उस तरह की डिबेट वहां पे चलती रहती है। लेकिन आपको जेन्युइन क्वेश्चन चलाने चाहिए, जेन्युइन क्वेश्चन से आपको उठाने चाहिए अगर आप अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। आप युवाओं के जितने भी विषय हैं, चाहे उनकी स्किल डेवलपमेंट की बात है, चाहे उनके रोजगार की बात है, चाहे अच्छे रोड या अच्छी सड़कों की बात है, या महिलाओं के स्वास्थ्य या सुरक्षा की बात है, इन सब मुद्दों को अगर आप डेली स्पेस देते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है, अखबार की बात है, तो आप आम आदमी की आवाज सच में बन पाते हैं। आप सिर्फ टैगलाइन वॉइस ऑफ पीपल रखने से लोगों की आवाज नहीं बनते हैं, जब आप उनके मुद्दों को उठाते हैं तो आप उनकी आवाज बनते हैं। देन अगर आप अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं और एक अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं तो आपको सिविल सोसाइटी को भी अपने कंटेंट में स्पेस देना होगा। सिविल सोसाइटी यानी सोसाइटी के वो लोग जो अलग अलग तबके से आते हैं, बुद्धिजीवी लोग उनको हम कह सकते हैं, जो समाज की जो कॉमन जो इश्यूज हैं उन पे एक राय रखते हैं, क्योंकि वो एक तरह से ओपिनियन लीडर की तरह काम करते हैं। वो एक सजग नागरिक होते हैं और बाकी लोगों को भी वो एक तरह से जागरूक करते हैं अलग अलग इश्यूज के बारे में। तो जब आप न्यूज एनालिसिस करते हैं, चाहे समाचार पत्र में करें या डिबेट आप न्यूज चैनल में करते हैं, तो वहां पे अलग अलग पार्टी या अलग अलग जो कंसर्न लोग होते हैं उनके साथ साथ सोसाइटी के प्रतिनिधि के तौर पे एक तरह से जो न्यूट्रल लोग होते हैं, जो सच में जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उनको भी वहां स्पेस दीजिए। बिकॉज हर विषय का संबंध कहीं ना कहीं सोसाइटी से होता है और सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन आपकी हर डिबेट में, हर न्यूज एनालिसिस में होना चाहिए। और सिविल सोसाइटी को भी आपको एक प्रॉपर स्पेस देना चाहिए ताकि आम आदमी का भी वहां पे प्रतिनिधित्व हो। ऐसा ना हो कि वहां पे अलग अलग दल के लोग हैं, ये अलग अलग एक तरह से एजेंडा वो लेकर के आए हैं और वो डिबेट जो हो फिर यूजफुल नहीं रह जाती है। जैसा कि अगर कोई रोजगार पे बात हो रही है युवा की, तो बजाय कि वहां पे अलग अलग पार्टियों के लोग हो, वो आप युवा पीढ़ी से या युवा संगठन से भी किसी एक आदमी को बुला सकते हैं जो युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा है और लगातार उस मुद्दे पर काम कर रहा है, ताकि जेन्युइन बात जो है वो सबके सामने आ पाए, क्या इश्यूज यूथ के हैं और उनका समाधान हो पाए। देन जो आखिरी पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फील्ड रिपोर्टिंग।
असली पत्रकारिता जो है वो फील्ड में होती है, वो डेस्क पे बैठ के अकेले नहीं होती है। तो रिपोर्टर्स जिस न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर के अच्छे होंगे, न्यूज रिपोर्टर्स, वो उतनी अच्छी पत्रकारिता कर पाएगा। आपने कौन सी ऐसी पत्रकारिता लास्ट टाइम देखी जब कोई पत्रकार खलिहान में खड़ा है या किसान खेत में पानी दे रहा है, उसके पास पूछ रहा है कि आपको क्या तकलीफ होती है, आपको क्या भाव मिलता है, क्या चैलेंजेस आपके सामने है? कौन सा रिपोर्टर आपने देखा है जो सब्जी मंडी में जाकर के खड़ा है, वहां पे आम जो सब्जी वाला है उसकी प्रॉब्लम्स को उठा रहा है? कौन से रिपोर्टर आपने देखे हैं जो यूथ जो कि कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहा है या वेट कर रहा है नए नए रोजगार का भर्ती आने का, उससे जाके बात कर रहे हैं? कितने रिपोर्टर आपने ऐसे देखे होंगे, लेकिन वो चुनिंदा है। तो आप जो अलग अलग वर्ग हैं, चाहे महिला हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, किसान हैं, लेबर है, जो भी अलग अलग एक तरह से तबका हमारे समाज का है, आप उनके पास जाइए, फील्ड में जाइए। आप हॉस्पिटल्स का दौरा कीजिए अगर अच्छे पत्रकार हैं, आप स्कूलों का दौरा कीजिए, आप अलग अलग जो सड़कें हमें दिखाई नहीं देती महानगरों के आसपास, जो दूर दराज की सड़कें हैं, वहां से आप देखिए सड़कें वहां कैसी हैं, वहां मूलभूत जो सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल कैसा है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी अगर आप फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, अगर आप ग्रास रूट जर्नलिज्म करते हैं और रिपोर्टर आपके चप्पे चप्पे पे हैं, सिटीजन जर्नलिस्ट का आप सहारा ले सकते हैं समस्याओं को उठाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको वहां पे अपना जर्नलिस्ट रखना है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिटीजन जर्नलिज्म के जरिए भी आप तक कंटेंट पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें स्पेस देना होगा। तो अगर आप ग्रास रूट लेवल की जर्नलिज्म नहीं कर रहे, अगर आप फील्ड रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप किसी के ट्वीट को लेकर के एक पूरा डिबेट का शो कर देते हैं, किसी के भड़काऊ बयान को लेकर के आप एक पूरा शो कर देते हैं, या कोई प्रेस रिलीज जो एक एजेंसी की तरफ से आता है उस पर अपना एक पूरा शो निपटा करके और आप चलते बनते हैं, तो यकीन मानिए आप पत्रकारिता नहीं कर रहे, शायद आप जनसंपर्क कर रहे हैं, आप पब्लिक रिलेशंस कर रहे हैं, या आप कोई प्रोपगेंडा कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की पत्रकारिता के उन उसूलों की, आदर्शों की और मानकों की जो पत्रकारिता को महान बनाते हैं। अगर आप जर्नलिज्म के फील्ड में हैं या अभी जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन उसूलों को देखिए, पढ़िए, इन आदर्शों को अपने अंदर उतारिए, और जब पत्रकारिता आप करने जाते हैं तो उनको प्रैक्टिकली एक तरह से अमली जामा पहनाइए और अपने व्यवहार में लेकर के आइए, उनको एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आप आज अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है आपकी तारीफ करने वाले कम लोग हैं, लेकिन एक ना एक दिन, चाहे 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद, जब इतिहास पर समाज नजर डालेगा तो आपके काम की चर्चा होगी। आज इतने साल बाद भी हम गणेश शंकर विद्यार्थी जी को, महात्मा गांधी जी को, भगत सिंह जी को या बाल गंगाधर तिलक जी को याद कर रहे हैं, उनकी पत्रकारिता को याद कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि उन्होंने पत्रकारिता उसूलों पर की, आदर्शों पर की, और पत्रकारिता के जितने भी मानक थे उन मानकों पर उन्होंने पत्रकारिता की। तो एक पत्रकारिता का टीचर होने के नाते मैं उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो है ये आपके बड़े काम का होगा, और आप इस वीडियो को सिर्फ एक वीडियो की तरह ना देख करके पॉइंट्स को नोट कर इन चीजों को अपने अंदर आप उतारेंगे और एक अच्छे पत्रकार बनेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।